बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास BSc ADP पार्ट 2 यानी कि 4th ईयर का मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमने मैथमेटिकल मेथड्स की जो बुक है उसका चैप्टर 2 जो कि ग्रुप थ्योरी के बारे में है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ लैग्रांज थ्योरम। आज हम लैग्रांज थ्योरम का प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसका हमें पता होना ज़रूरी है विच इज़ इंडेक्स। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो इंडेक्स को हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ अ सबग्रुप H of a group G is called index of H in G and it is denoted as, इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं G और H। इस तरह से दो ब्रैकेट यूज करेंगे। तो इंडेक्स बेसिकली लेफ्ट या राइट डिस्टिंक्ट जो कोसेट्स होते हैं किसी सब ग्रुप H के, जो कि ग्रुप हमारे पास होता है G, उनकी तादाद को हम इंडेक्स कहते हैं। मैं डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं कि डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट जो होते हैं किसी भी सब ग्रुप के, अगर G हमारे पास एक ग्रुप है तो उन डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स की जितनी तादाद होगी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स, उसको हम इंडेक्स ऑफ दैट सब ग्रुप इन ग्रुप G का नाम देते हैं। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, इंडेक्स ऑफ H इन G। देखा ना डेफिनेशन में उसने कहा है इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ H इन G। H एक सब ग्रुप है, G ग्रुप है। H के जितने लेफ्ट या राइट कोसेट्स होंगे डिस्टिंक्ट G में, उनको हम इंडेक्स ऑफ H इन G का नाम देंगे और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंडेक्स की डेफिनेशन को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इस लेक्चर के मेन टॉपिक की तरफ विच इज़ लैग्रांज थ्योरम। थ्योरम नंबर 2.25 है ये, और ये जो थ्योरम है ये पेपर में दो तरह से आ सकता है। वैसे तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा ये पेपर में आ चुका है, ये आप नोट डाउन कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ग्रुप थ्योरी। अब इसकी जो स्टेटमेंट है ये पेपर में दो तरह से आ सकती है। या तो वो पेपर में इस तरह से कहेगा स्टेट एंड प्रूव लैग्रांज थ्योरम, मतलब इसकी स्टेटमेंट भी आपने खुद लिखनी होगी, या वो इस तरह से स्टेटमेंट दे देगा और आपने इसको प्रूव करना है। इसका मतलब ये है कि आपको इसकी स्टेटमेंट भी याद करनी पड़ेगी। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में एक्चुअली हमें ये कह रहा है बोथ द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब इसमें ये जो इंडेक्स वर्ड यूज हुआ है इसकी डेफिनेशन अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो इंडेक्स होता है किसी सब ग्रुप का, उससे मुराद डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स की जो तादाद होती है उसको हम इंडेक्स कहते हैं। अब इस स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि जो सब ग्रुप होता है किसी फाइनाइट ग्रुप का, अब फाइनाइट ग्रुप से यहाँ पे क्या मुराद है, ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हों। तो अगर कोई सब ग्रुप है किसी फाइनाइट ग्रुप का तो उस सब ग्रुप का ऑर्डर और इंडेक्स दोनों ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे। मैं स्टेटमेंट को रिपीट करने लगा हूं, इसमें हमने प्रूव ये करना है कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है उसका एक सब ग्रुप है तो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा और जो उसका इंडेक्स होगा ये दोनों ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे। ये हमने प्रूव करना है। अब हम अपना काम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट H बी आ subgroup of a finite group
जी हमने एक फाइनाइट ग्रुप ले लिया और एच इसका हमने सब ग्रुप ले लिया। और इसके बाद चूंकि जी एक फाइनाइट ग्रुप है तो इसका ऑर्डर मैं लेट कर लेता हूँ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू एन। ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप की सिंबल है, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ जी को हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ जी मैंने एन कह दिया है। सिमिलरली जो ऑर्डर ऑफ एच है जो कि जी का सब ग्रुप है, इसके ऑर्डर को मैं एम का नाम देता हूं। और इसके बाद जो इंडेक्स है, इंडेक्स की सिंबल अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, उसको इस तरह डिनोट करते हैं ना, इंडेक्स ऑफ एच इन जी, उसको मैं के से डिनोट कर देता हूं। मैं रिपीट करने लगा हूं, जो फाइनाइट ग्रुप लिया है उसके ऑर्डर को हमने एन कह दिया, जो उसका सब ग्रुप है उसके ऑर्डर को एम कह दिया, और जो इंडेक्स है उसकी तादाद को मैंने के कहा। इंडेक्स ऑफ एच इन जी उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, उसको मैंने के का नाम दे दिया। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये एम जो कि ऑर्डर है सब ग्रुप का और ये के जो कि इंडेक्स है सब ग्रुप का, ये दोनों ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करते हैं। नाउ वी प्रूव दैट बोथ एम एंड के डिवाइड्स एन। सब ग्रुप का ऑर्डर और इंडेक्स ये दोनों अगर एम और के हैं तो ये दोनों किसको डिवाइड करेंगे, एन को, विच इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप। स्टेटमेंट के मुताबिक हमने ये बात प्रूव करनी है। अब यहां पे मैं एक कलेक्शन लेता हूं, लेट ए इक्वल्स टू A1H, A2H, A3H अप टू AKH be the collection of distinct left cosets of H in G। यहाँ पे मैंने एक कलेक्शन ले ली है जिसको मैंने A का नाम दिया है, एंड दिस इज डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। H के डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स मैंने ले लिए हैं G में। अब देखें यहाँ पे हमने चूंकि इंडेक्स क्या लिया था K, और इंडेक्स क्या होता है, लेफ्ट या राइट कोसेट्स की तादाद, इसलिए मैंने इनकी तादाद K रखी है। गौर करें आप, A1H, A2H, A3H अप टू AKH, मतलब इनकी तादाद कितनी है, K। यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। नाउ कंसिडर अ मैपिंग विच इज phi such that from H to AIH। मैपिंग बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन होता है। मैपिंग को आप एक फंक्शन का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को फाई का नाम दे दिया। अब यहाँ पे एच क्या है, जी का सब ग्रुप जिसका ऑर्डर हमने एम लिया है, और AIH क्या है, दीज आर डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। ठीक है। अब ये जो मैंने मैपिंग डिफाइन की है ये बेसिकली सेट एज जो कि जी का सब ग्रुप है उससे मैप हो रही है डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G पे। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे, phi ऑफ H इक्वल्स टू AI स्मॉल h सच दैट स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। अब ये जो स्मॉल h है ये आया है कैपिटल H से। इस पे जब हम ये मैपिंग फाई अप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, AIH। ये बेसिकली कहाँ से आया है, ये लेफ्ट कोसेट से AIH, क्योंकि लेफ्ट कोसेट्स में इस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ना, A1H, A2H, A3H अप टू AKH। अब यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स हैं, H और AIH। अब आपने ये बात जरा गौर से समझनी है, सिंस ईच एलिमेंट AI small h belongs to AI capital H is an image of some element H belongs to capital H।
देखिए यहाँ से हम एलिमेंट उठा रहे हैं कैपिटल एच से, और हर एलिमेंट जो कैपिटल एच से बिलोंग कर रहा है वो मैप हो रहा है ए आई एच के किसी ना किसी एलिमेंट पे। तो एच के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई इमेज ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये सारे ए आई एच बेसिकली क्या है, दीज आर लेफ्ट कोसेट्स। तो एच के हर एलिमेंट के लिए इसका हमें यहाँ पे इमेज ज़रूर मिलेगा। यही मैंने ये बात लिखी है, सिंस ईच एलिमेंट ए आई एच बिलोंग्स टू ए आई कैपिटल एच, क्योंकि इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक हर इस तरह का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा वो इस एच के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होगा। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब ये हो गया, यहां हम लिखते हैं अंडर फाई, क्योंकि मैपिंग हमारी यहां पे फाई है, सो फाई इज ऑन टू। अब ऑन टू क्या होता है, देखें इसी टॉपिक पे मेरा एक डिटेल्ड लेक्चर है जिसपे मैंने ये सारी चीज़ें तफसील से बयान की हैं कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। लेट्स सपोज ये मेरा सेट ए है और ये सेट बी है। इसमें मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ 1 2 3 4, और इसमें मैं ले लेता हूँ लेट्स सपोज ए बी और सी। लेट्स सपोज यहाँ पे 1 मैप हो रहा है ए पे, 2 मैप हो रहा है बी पे, 3 मैप हो रहा है सी पे, और लेट्स सपोज 4 भी मैप हो रहा है सी पे। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ना कि 2 डिफरेंट इनपुट्स का सेम आंसर आ जाए, मतलब उनकी सेम आउटपुट आ जाए। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा, इसमें आप देखें जो बी जिसको हम रेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं उसके तमाम एलिमेंट्स यूज हो चुके हैं। बी सेट में एक भी ऐसा एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा जो ए के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज ना हो, मतलब हर बी का जो एलिमेंट है वो ए के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है। तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन का नाम देते हैं। और यही बात हमने यहां पे डिस्कस की है कि कैपिटल एच के हर एलिमेंट के लिए ए आई कैपिटल एच में कोई ना कोई इमेज जरूर होगा। तो इसलिए फिर हमने इस मैपिंग जिसको हमने फाई का नाम दिया था, ऑन टू का नाम दे दिया। अब हम आगे यहां पे कंसीडर करते हैं इसी मैपिंग के मुताबिक फाई ऑफ एच वन इक्वल्स टू फाई ऑफ एच टू। अब ये जो फाई ऑफ एच वन है इस डेफिनेशन के मुताबिक किसके इक्वल होगा, ए आई एच वन। सिमिलरली फाई ऑफ एच टू इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा, ए आई एच टू। देखे ना यहाँ पे डेफिनेशन बेसिकली हमें ये कह रही है कि जो एलिमेंट इधर आएगा वही इधर आना है, साथ क्या आएगा, ए आई। तो इसलिए फिर एच वन पे जब हमने फाई अप्लाई किया तो आ गया ए आई एच वन, और जब एच टू पे फाई अप्लाई किया तो ये आ गया ए आई एच टू। अब ये ए आई कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट क्या आया, एच वन इक्वल्स टू एच टू। अब ये जो हमने बात प्रूव की है, दिस इज बेसिकली अलजेब्रिक प्रूफ ऑफ वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन क्या होता है ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक सेट ए है, यहाँ पे एक सेट बी है। यहाँ पे मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3, और यहाँ मैं लेता हूँ ए बी सी। ये 2 सेट्स मैंने ले लिए हैं, और अब मैं कहता हूँ जी लेट्स सपोज 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है। वन वन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो पहले ऑन टू हो, मतलब बी के तमाम एलिमेंट्स ए के किसी ना किसी एलिमेंट्स की इमेज बन रहे हो, और दूसरी बात ए के हर एलिमेंट के लिए बी में यूनिक इमेज हो। ऑन टू में इमेज यूनिक नहीं थी, देखें 3 की इमेज भी सी है, 4 की इमेज भी सी है, लेकिन वन वन फंक्शन में ए के हर एलिमेंट के लिए बी में यूनिक इमेज होता है। तो फिर इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको हम वन वन फंक्शन कहते हैं। और वन वन फंक्शन को प्रूव करने का जो अलजेब्रिक मेथड है वो हमने यहाँ पे कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फाई है जो कि पहले ऑन टू था, अब वो क्या बन गया है, वो वन वन फंक्शन भी बन गया है। सो phi is also one one function।
अगर कोई फंक्शन ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो तो फिर उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। देन फाई इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ये जो दोनों चीज़ें हमने प्रूव की हैं, पहले फाई को ऑन टू प्रूव किया है, फिर इसको 1 1 प्रूव किया है। इसको 1 1 और ऑन टू प्रूव करने के पीछे मकसद क्या है वो ज़रा समझ लें। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 सेट्स थे, ठीक है। पहले हिस्से में हमने ये प्रूव किया कि इस सेट जिसको कैपिटल एज का हमने नाम दिया है उसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ हमारे पास कोई ना कोई इमेज ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और दूसरे हिस्से में हमने ये प्रूव किया 1 1 फंक्शन में कि इसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे यूनिक इमेज होगा। पहले हिस्से में ये प्रूव कर दिया है कि हर एलिमेंट का इमेज होगा, और दूसरे हिस्से में हमने ये प्रूव किया है कि हर एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज होगा। तो इन दोनों बातों को अगर कंबाइन किया जाए तो इससे क्या बात हमें हासिल होती है कि इस सेट में और इस सेट में, दोनों सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। बात को फॉलो कर रहे हैं? तो फिर हम यहां पे क्या लिखेंगे, दस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एज एंड AI कैपिटल एज आर सेम। इन दोनों सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। अब अगर एज और AI कैपिटल एज के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो एज का ऑर्डर हमने शुरू में क्या कहा था, m। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ एज और ऑर्डर ऑफ AI एज ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे, m, क्योंकि हमने शुरू में ऑर्डर ऑफ एज को m कहा था ना। और यहाँ हम यहाँ तक ये प्रूव कर चुके हैं कि AI कैपिटल एज और एज इन दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है, इसलिए फिर दोनों का ऑर्डर यहाँ पे क्या हो गया, m। अब इसके बाद ये जो हमने लेफ्ट कोसेट्स लिए थे, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में एक थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि जो डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स होते हैं किसी भी ग्रुप के, वो उस ग्रुप की पार्टीशन करते हैं। तो फिर इसलिए हम ये कह सकते हैं द लेफ्ट कोसेट्स ऑफ G डिफाइंस पार्टीशन ऑफ G, कि ये जो लेफ्ट कोसेट्स हैं ये G की पार्टीशन करेंगे। अब पार्टीशन ऑफ ए सेट की डेफिनेशन क्या थी कि जो सेट है यहाँ पे जो G है वो किसके इक्वल होगा, यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स। एंड दूसरी कंडीशन क्या थी कि कोई से दो डिस्टिंक्ट कोसेट्स का जो इंटरसेक्शन है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं दो लेता हूँ AI एज इंटरसेक्शन AJ एज, ये किसके इक्वल होना चाहिए, फाई के। और यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि I और J जो हैं ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ G के मुताबिक अगर ये दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स जो G का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ G ये किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ AI एज। यहाँ पे हम सुमेशन ले लेते हैं I फ्रॉम 1 to K। देखें ये बात गौर से समझ लें, अगर ये दोनों सेट्स इक्वल हैं G और यूनियन ऑफ लेफ्ट कोसेट्स, तो फिर इस ग्रुप का ऑर्डर और इन लेफ्ट कोसेट्स का ऑर्डर इक्वल होगा। दो सेट्स इक्वल तभी होंगे ना जब दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा। तो फिर इसलिए मैं इस शक्ल में इन दोनों को लिख सकता हूँ। ठीक होगा यहाँ तक। अब शुरू में हमने जो हमारा फाइनाइट ग्रुप G था उसका ऑर्डर क्या लिया था, n। इसको मैं n लिखता हूँ फिर, और इसमें अब I की वेरिएशन दे दें। पहले मैं I की जगह पे 1 पुट करूँगा, एज प्लस फिर इसकी जगह पे 2, और ये कहाँ तक जाएगा, K तक, A K कैपिटल H, और आगे हम लिख सकते हैं K टाइम्स। अब देखें दीज आर बेसिकली डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स, और लेफ्ट कोसेट्स को हम यहाँ तक ये बात प्रूव कर चुके हैं कि H जो कि G का सब ग्रुप है और लेफ्ट कोसेट्स इन दोनों का ऑर्डर क्या है, M। इसलिए इसका ऑर्डर भी M होगा, इस लेफ्ट कोसेट का इसका भी M होगा, और इस लास्ट का भी M होगा, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं K टाइम्स।
और ये n है। अब n इक्वल्स टू m कितनी दफ़ा ऐड हो रहा है, k टाइम्स, तो फिर हम इसको km लिख सकते हैं। देखें फॉर एग्जांपल अगर 2 जो है वो मैं 3 टाइम्स लिखूं, इसको इस फॉर्म में लिख लें या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लें, दोनों का रिजल्ट सेम है। 2 को 3 दफ़ा ऐड कर दें या 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट सेम है। सिमिलरली ये जो m k टाइम्स ऐड हो रहा था, इट मीन्स m को किससे मल्टीप्लाई करना है, k से। जैसे 2 3 टाइम्स ऐड हो रहा था तो 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है n इज इक्वल टू के एम, इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि ये जो k और m है ये दोनों n को डिवाइड करते हैं। अब ये किस तरह से देखें, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ 12, इसको अगर हम फैक्टराइज करके लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12, इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की। अब आप देखें ये 3 भी 12 को डिवाइड करता है और 4 भी 12 को डिवाइड करता है। सिमिलरली ये जो k और m है ये दोनों n को डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, k क्या है, इंडेक्स ऑफ h इन g, और m क्या है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो अगर आप गौर करें इसकी स्टेटमेंट पे तो इसमें हमने यही प्रूव करना था ना कि ऑर्डर और इंडेक्स सब ग्रुप का जो होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो देखें ग्रुप का ऑर्डर n है, इसको जो इंडेक्स है k और m जो कि ऑर्डर है h का जो कि सब ग्रुप है, ये दोनों n को डिवाइड कर रहे हैं और यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट पे, सो k विच इज इंडेक्स of h in g and m which is order of subgroup h both divides order of group g विच इज़ n। यही बात हमने यहाँ पे रिपीट करके लिख दी कि ये जो k है जो कि इंडेक्स ऑफ h इन g है, शुरू में हमने यहाँ पे सपोज किया था, और ये जो m है जो कि ऑर्डर है इस सब ग्रुप का, ये दोनों ग्रुप के ऑर्डर जो कि n है उसको डिवाइड करेंगे, और यही हमारी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लैग्रांज थ्योरम का प्रूफ आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और यहाँ पे मैं ये बात रिपीट करता चलूं कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा ये पेपर में आ चुका है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट अब हम एक करोलरी डिस्कस करते हैं विच इज़ 2.26। करोलरी बेसिकली एक ऐसा रिजल्ट होता है जो थ्योरम से ड्राइव करते हैं। इससे पहले हमने जो लैग्रांज थ्योरम प्रूव किया है उसमें हमने ये पढ़ा है कि अगर G एक ग्रुप है, H उसका कोई सब ग्रुप है, G फाइनाइट ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, तो फिर इंडेक्स और H का जो ऑर्डर है जो कि G का सब ग्रुप है, ये दोनों G जो कि फाइनाइट ग्रुप है उसके ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। इससे हमें एक और रिजल्ट मिलता है जो कि इस करोलरी की स्टेटमेंट है, वो अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। लैग्रांज थ्योरम में हमने पढ़ा है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये करोलरी हमें ये कह रही है कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है उसमें जो किसी एलिमेंट का ऑर्डर है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लैग्रांज थ्योरम ये था कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लेकिन ये करोलरी ये कह रही है कि एलिमेंट का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है अगर वो फाइनाइट ग्रुप है। अब किसी एलिमेंट के ऑर्डर से क्या मुराद होती है, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर जो लेने से वो एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। ये करोलरी अब हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। हम अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं लेट करता हूँ G फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। G मैंने एक फाइनाइट ग्रुप ले लिया जिसका ऑर्डर n है, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू n। नाउ लेट A बिलोंग्स टू G। A मैंने एक एलिमेंट उठाया है इसी फाइनाइट ग्रुप से, और सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं K का नाम देता हूँ। ये जो मैंने एलिमेंट उठाया है G से, इसके ऑर्डर को मैंने कहा है K है, तो दैट इज A पावर K लेने से फिर क्या होगा,
आइडेंटिटी। किसी एलिमेंट के ऑर्डर से यही मुराद होती है ना कि अगर ए का ऑर्डर के है तो ए पावर के किसके इक्वल आना चाहिए, ई के। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो एलिमेंट का ऑर्डर है के, ये ग्रुप के ऑर्डर जो कि एन है इसको डिवाइड करता है। अब इस पर्पस के लिए हम यहाँ पे एक साइक्लिक ग्रुप सपोज करेंगे। सपोज एच इज इक्वल टू ए सच डैट ए पावर के इक्वल्स टू आइडेंटिटी is a cyclic group of order k and generated by a। ऑर्डर इसका k इसलिए है क्योंकि a पावर k पे आइडेंटिटी है और a जो है वो इसका जनरेटर है, जनरेटेड बाय a। ये हमने एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया। अब ये जो h है जो हमने साइक्लिक ग्रुप लिया है ये g का सब ग्रुप होगा, विच इज सब ग्रुप ऑफ g ऑफ ऑर्डर k। यहां तक ठीक हो गया। अब बाय लैग्रांज थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम ये कहता है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सब ग्रुप का ऑर्डर जो कि ओ एच है, एच जो है वो जी का सब ग्रुप बन गया ना, इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ ए हमने लिया था वो के था ना, और ये जो सब ग्रुप है एच, इसका ऑर्डर भी क्या बन गया है के, मतलब ऑर्डर ऑफ एच भी क्या है के। तो इसलिए फिर ऑर्डर ऑफ एच की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं के डिवाइड्स, और जी का ऑर्डर हमने क्या लिया था एन, विच इज रिक्वायर्ड प्रूफ। यही प्रूव करना था ना हमने कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसके एलिमेंट का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने जो एलिमेंट लिया था ए, उसका ऑर्डर के लिया था, तो देख लें वो ग्रुप का ऑर्डर जो कि एन है उसको डिवाइड कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये करोलरी भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी। नेक्स्ट अब हम लैग्रांज थ्योरम की सेकंड करोलरी सॉल्व करते हैं, विच इज़ 2.27। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ फाइनाइट ग्रुप जी हुज ऑर्डर इज़ अ प्राइम नंबर इज़ नेसेसरीली साइक्लिक। कि अगर हमारे पास एक ऐसा फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर कोई प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होता है आप जानते हैं, ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 1 डिवाइड करता है और वो नंबर खुद डिवाइड करता है। अगर हमारे पास एक ऐसा फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर कोई प्राइम नंबर है तो फिर वो नेसेसरीली साइक्लिक होगा, लाजमी वो साइक्लिक ग्रुप होगा। इसको अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। सिंपल सा इसका प्रूव है, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। पी ऑर्डर का हमने एक ग्रुप ले लिया, तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी वेयर पी इज अ प्राइम नंबर। पी यहाँ पे कोई प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे मैं एक साइक्लिक ग्रुप सपोज करूँगा। सपोज एच इक्वल्स टू ए सच डैट ए पावर, लेट सपोज मैं एम कहता हूँ, इक्वल्स टू आइडेंटिटी is a cyclic group of order m and generated by a। तो यहाँ पे हमने H एक साइक्लिक ग्रुप लिया है जिसका ऑर्डर मैंने M कहा है और ये किससे जनरेट हो रहा है, A से। तो फिर ये जो साइक्लिक ग्रुप है ये G का सब ग्रुप होगा। देन H is subgroup of G of order M। ये जो हमने H साइक्लिक ग्रुप लिया था ये अब G का सब ग्रुप बन गया है और इस सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है M। अब लैग्रांज थ्योरम हमें क्या कहता है, बाय लैग्रांज थ्योरम
लैग्रांज थ्योरम ये कहता है कि ये जो एच सब ग्रुप है जी का, इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। मतलब जो ऑर्डर ऑफ एच है ये डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। ठीक होगा यहाँ तक। अब एच का ऑर्डर यहाँ पे क्या है, एम। ऑर्डर ऑफ एच एम है और ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी, विच इज प्राइम। अब हम ये जानते हैं कि प्राइम नंबर को या तो वो खुद डिवाइड करता है या 1 डिवाइड करता है, और अगर एम पी को डिवाइड कर रहा है इट मींस एम या तो पी के इक्वल है या ये 1 के इक्वल है। देखें ये बात जरा गौर से समझ लें। अगर एम पी को डिवाइड कर रहा है और पी एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर को तो सिर्फ वो खुद डिवाइड करता है और 1 करता है। इसका मतलब है कि एम या तो वो पी ही है, खुद पी के इक्वल है, या वो 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे एम 1 नहीं हो सकता। उसकी रीज़न क्या है कि अगर एम 1 हो गया, एम एक्चुअली क्या है, ऑर्डर ऑफ एच जो कि जी का सब ग्रुप है। अगर इसका ऑर्डर 1 हो गया इसका मतलब है एच में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी है। तो ये जो हमने एच साइक्लिक सब ग्रुप लिया था ये आइडेंटिटी सब ग्रुप तो नहीं था, तो इसलिए फिर हम इसको कहेंगे नॉट पॉसिबल। ये बात मैं रिपीट करने लगा हूं कि अगर m 1 के इक्वल हो, m बेसिकली यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ एच। अगर ये 1 है इसका मतलब है एच जो साइक्लिक सब ग्रुप है उसमें एक ही एलिमेंट है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब यही होता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर ये 1 है तो वो एक ही एलिमेंट होगा और ये फिर क्या होगा, आइडेंटिटी सब ग्रुप। लेकिन यहाँ पे हमने जो एच लिया है ये आइडेंटिटी सब ग्रुप नहीं है, दिस इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी, तो फिर इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है फिर ये वाला केस पॉसिबल है, m इज इक्वल टू पी। तो इसलिए फिर हम ये लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ h इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू p। क्या ख्याल है? देखिए m क्या था, ऑर्डर ऑफ h, ठीक है जी, और p क्या है, ऑर्डर ऑफ g। ये दोनों इक्वल आ गए हैं ना, तो इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं सो h इक्वल्स टू g, और h हमने क्या लिया था, a सच डैट a पावर m इक्वल्स टू आइडेंटिटी। देखें अगर दो ग्रुप्स का ऑर्डर सेम है तो फिर वो इक्वल है, और h हमने यहाँ पे साइक्लिक सब ग्रुप लिया था ना जिसका ऑर्डर m था, तो फिर इसलिए चूंकि h g के इक्वल हो चुका है तो फिर g भी साइक्लिक होगा, और यही हमारी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट थी। देन इट इज प्रूव दैट G is साइक्लिक ग्रुप। स्टेटमेंट में रिपीट कर देता हूं, अ फाइनाइट ग्रुप G whose order is a prime number is necessarily cyclic। अगर हमारे पास एक ऐसा फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर कोई प्राइम नंबर है तो फिर वो लाजमी क्या होगा, साइक्लिक। तो इस पर्पज़ के लिए हमने क्या लिया, एक G ग्रुप लिया और उसके ऑर्डर को हमने P कहा, और P यहाँ पे कोई प्राइम नंबर है, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक साइक्लिक ग्रुप सपोज किया जो कि A से जनरेट हो रहा है, A किससे बिलोंग कर रहा है, G से, और इस साइक्लिक ग्रुप का हमने ऑर्डर यहाँ पे लिया M। तो फिर ये जो साइक्लिक ग्रुप हमने लिया है चूंकि A बिलोंग कर रहा है G से, तो फिर इसलिए ये G का सब ग्रुप बन जाएगा और इसका ऑर्डर क्या होगा, M। और लैग्रांज थ्योरम हमें ये कहता है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो ये जो G का सब ग्रुप बना है H जिसका ऑर्डर M है, ये डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को जो कि P है, मतलब M डिवाइड्स P। अब P चूंकि प्राइम नंबर है, और आप ये जानते हैं प्राइम नंबर को सिर्फ दो नंबर ही डिवाइड करते हैं, एक वो खुद प्राइम और एक 1। इसका मतलब ये है कि अगर M P को डिवाइड कर रहा है तो फिर या तो M P के इक्वल है या M 1 के इक्वल है, और जो M 1 वाला केस है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि M हमने ऑर्डर लिया है साइक्लिक ग्रुप H का। अगर इसका ऑर्डर 1 है, किसी ग्रुप के ऑर्डर 1 होने से मुराद ये है कि उसमें एक ही एलिमेंट है, मतलब E, तो जो H है वो आइडेंटिटी सब ग्रुप तो नहीं है, वो तो साइक्लिक सब ग्रुप है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि M बजाते खुद P के इक्वल है। M किसका ऑर्डर था, H का, और P किसका ऑर्डर था, G का। ये दोनों इक्वल हो गए हैं। अगर दो ग्रुप्स के ऑर्डर इक्वल हो गए हैं इट मींस वो दोनों खुद इक्वल है, जो कि हमने यहाँ पे साइक्लिक सब ग्रुप बनाया था A सच दैट A पावर M इक्वल्स टू E। तो H चूँकि साइक्लिक सब ग्रुप था इसलिए G जो है ये भी साइक्लिक हो जाएगा, और यही हमारी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्रोलरी भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी।